कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको करवाया दो चर वाले रैखिक समीकरणों का रिवीजन। आज के इस वीडियो लेक्चर में है द्विघात समीकरणों का रिवीजन। कल का वीडियो लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको पूरा देख लीजिए। आज का वीडियो लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण से भी सवाल पूछे जाते हैं, 1 नंबर का और 5 नंबर का भी, और 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो लेक्चर को भी बड़े ध्यान से देखना है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 4.1 से लेकर 4.3 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आपको वीडियो लेक्चर बड़े आराम से देखना है, ध्यान से देखना है वीडियो लेक्चर। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1 से। तो 4.1 में आपका देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर जांच करने के लिए बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण जो यहाँ पर दिया गया है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण किस रूप का होता है आपको पता होगा ही। द्विघात समीकरण आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का बराबर 0। इस रूप का आपका होता है द्विघात समीकरण, और जिसका घात 2 हो। अगर घात 3 आ गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, और जिसका घात 1 आ गया वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। घात अगर 4 आ रहा है तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए आपका समीकरण का घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिए गए हैं पहले नंबर में टोटल 8 सवाल, और 8 को आपको चेक करके बताना है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, बाकी सारे आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो पहला आप क्वेश्चन देखिए क्या है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। जाँच करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या आपको करना पड़ेगा, x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा a+b के होल स्क्वायर का। तो फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b², b यहाँ पर क्या 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 a क्या है x, b क्या है 1, बराबर का 2 का गुना x माइनस 3 के साथ, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 दूना 6, x² प्लस 1 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 गुना एक्स गुना 1, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x बराबर इधर 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 को भी बराबर के बाईं तरफ ला लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस 2x, और ये वाला 2x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x, और ये 1 प्लस 1, और माइनस 6 को इधर लाएंगे हो जाएगा आपका प्लस 6 बराबर में 0। आगे इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप का आ जाएगा। 2x प्लस में है, 2x माइनस में है, दोनों कट जाएगा, अब प्लस 6 7 बराबर का 0। देखिए एक समीकरण बन गया, और जिसका घात 2 है इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी तरह आपको इसका सारा यहाँ पर 8 सवाल सॉल्व करके खुद से चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। काफ़ी सारे सिंपल सवाल हैं। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है प्रश्नावली 4.2 से। 4.2 में देखिए क्या बोला गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये सारे आपको यहाँ पर टोटल 5 सवाल दिया गया है, और पांचों का आपका मूल ज्ञात करना है, और किस विधि से, गुणनखंड विधि से। मूल ज्ञात करने के पास आपके पास 3 विधि है, एक तो सूत्र विधि, दूसरा आपका पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा गुणनखंड विधि। लेकिन इस सवाल में आपको यहाँ पर बोला गया है कि गुणनखंड विधि से ही ज्ञात कीजिए, तो आपको गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है। अगर नहीं दिया रहे तो आपको कोई भी विधि यूज करके मूल ज्ञात कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर 5 सवाल है, पांचों में से कोई एक सवाल आपको समझा देते हैं, बाद बाकी आप खुद कर लेना। तो चलिए ये रूट वाला सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो मैं रूट वाला सवाल आपको करवाता हूँ। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 कैसे करते हैं गुणनखंड विधि से सॉल्व। गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए x² का गुणांक और ये अचर पद दोनों को पहले गुना करते हैं। चलिए दोनों को गुना कीजिए। आपका अचर पद क्या है, अचर पद मतलब ये c वाला टर्म क्या है, 5√2 गुना x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, √2, तो 5√2 इंटू √2 करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, √2 गुना √2, तो 2 हो जाएगा, तो गुना करने पे यहाँ मिलेगा आपको 10। अब देखिए यहाँ पर 10 मिल गया। अब 10 का दो ऐसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 मिले। तो 10 का ऐसा कौन कौन सा गुणनखंड है, एक गुणनखंड आपका 5 हो गया, एक गुणनखंड 2 हो गया। 5 और 2 को जोड़ेंगे आपका यहाँ पर आपको 7 मिल जाएगा, और 5 और 2 को गुना करने पे 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे 5 और 2,
तो लिखेंगे यहाँ पर √2x² प्लस 7x को लिखेंगे 5x प्लस 2x। अब प्लस का इधर है 5√2 बराबर में 0। अब यहाँ पर इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो स्टार्टिंग के इस दोनों टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा आपका, एक तो दोनों में x है तो x तो कॉमन लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर √2 भी कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा x और इधर आपका बचेगा 5/√2। यहाँ पर कॉमन लेंगे 2 तो यहाँ आपका बचेगा x प्लस 5√2/2 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेने के बाद आपका ये वाला और ये वाला बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं दिख रहा है। ये बराबर तभी होगा जब आपका यहाँ पर हरों का परिमयकरण करेंगे। हरों का परिमयकरण करने के बाद आपका भी यहाँ पर क्या आ जाएगा 5√2/2। चलिए इसका हरों का परिमयकरण कर देते हैं। हर एक परिमयकरण करने के लिए √2 से ऊपर गुना और √2 से नीचे गुना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5√2/2। इधर तो पहले से x प्लस 5√2/2 बराबर में 0 है ही। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x प्लस ऊपर तो 5√2 हो गया और नीचे √2 गुना √2, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस में 2 और इधर x प्लस 5√2/2 बराबर में 0। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गया। अब निकालेंगे इसका मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन लिया है उसको एक साथ लिखेंगे, √2x प्लस का 2 इंटू कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिखते हैं और बराबर में 0 करेंगे। उसके बाद देखिए √2x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर √2x बराबर -2 और x बराबर हो जाएगा आपका -2। √2 इधर गुना में है, नीचे इधर आ जाएगा बटे में। परिमयकरण कर देंगे, √2 से ऊपर गुना √2 से नीचे गुना, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर -2√2 √2 गुना √2 2। आपका एक मूल निकल गया -2√2 और दूसरा मूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, x प्लस 1 मिनट यहाँ पर आपका 1/2 है। ठीक है, यहाँ आपका 5√2 है। 5 के ऊपर रूट नहीं है तो 5 के ऊपर रूट ऐसे हटा देंगे, तो यहाँ आपका 1/5 है तो 5√2 है ये आपका। ठीक है, 5√2/2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -5√2/2। तो ये आपका निकल गया इसका दोनों मूल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आपको समझ में। तो इसी तरह से आपको और भी जो भी इसमें सवाल दिए गए हैं खुद से आप कर लेना। ये वाला सवाल यहाँ पर देखिए 1/8 है, तो यहाँ पर 8 खत्म करने के लिए इसको आपको पूरे समीकरण को 8 से गुना कर देना है, तो यहाँ से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। और भी ये सवाल है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा खुद से, तीसरा मैंने करवा दिया, बाकी आप सवाल खुद से कर लेना। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। तो यहाँ पर मूल किस विधि से ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। उससे पहले मूलों का अस्तित्व यहाँ पर जांच करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व हम कैसे चेक करते हैं, डी का मान निकाल के। तो सबसे पहले एक समीकरण लिख लेते हैं, पहला समीकरण, सवाल नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं 2x² - 7x + 3 बराबर 0 है। इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करने से पहले क्या करेंगे, इसका हम जांच करेंगे कि इसका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। इसके लिए हम d निकालेंगे। d क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान यहाँ पर रखेंगे, b क्या है -7, तो -7 का हो जाएगा स्क्वायर, -4a है यहाँ पर 2, c है यहाँ पर 3, -7 गुना -7 49, -4 दूनी 8 दिया 24, 49 में 24 घटेगा, आपका बचेगा यहाँ पर 25। d का मान निकल गया 25, इसका मतलब d का मान 0 से बड़ा आया। d का मान क्या आ गया, 0 से बड़ा आया। जब d का मान 0 से बड़ा आता है
तो कितना मूल होता है, 2 वास्तविक और भिन्न मूल। तो इसका मूलों की प्रकृति कैसा हो जाएगा, 2 वास्तविक और भिन्न मूल। इसका मतलब हम इसमें अब अप्लाई करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब एक बार फिर से समीकरण लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। इसको यहाँ पर मिटाते हैं और एक बार फिर से समीकरण लिखते हैं और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करते हैं। पहला सवाल ही लेते हैं, क्या है पहला सवाल, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर का 0। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का पहला स्टेप है कि x² का जो भी गुणांक है उससे पूरे समीकरण को भाग कर देते हैं। तो x² का गुणांक क्या है, 2 से करेंगे पूरे समीकरण को भाग, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, x² माइनस 7x बटे का 2 प्लस 3/2, और यहाँ 0 को भाग करेंगे 2 से तो हो जाएगा 0। ये हो गया पहला स्टेप। अगला स्टेप होता है इसका कि जो x² x का जो गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 7/2, जो x का गुणांक है उसका करेंगे आधा, तो 7/2 का आधा क्या हो जाएगा, 7/2 का आधा करने के लिए 7/2 को 1/2 से गुना करेंगे, तो 7/2 का आधा हो जाएगा 7/4। अब इस 7/4 का स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो कर देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो यहाँ पर 7/2x लिख के 7/4 के स्क्वायर को एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। और देखिए यहाँ पर इधर क्या बच गया आपका, इधर आपका बच गया 3/2 प्लस का 3/2 बराबर में 0। ये हो गया इसका दूसरा स्टेप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए किस रूप का आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप का। ठीक है, अब इतना इतना देखिए, ये a² माइनस 2ab प्लस b² का दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे हम a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप का। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इसको फर्स्ट, पहले तीन पद को लिख देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप का है, तो लिख देंगे a यहाँ पर क्या है, a है x माइनस b यहाँ पर क्या है 7/4। ठीक है, का होल स्क्वायर लिख दिए, और बाद बाकी आपका क्या रह गया, आपका रह गया 7/4 का होल स्क्वायर अब प्लस 3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, आगे हल करेंगे इसको, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 के होल स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3/2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 3/2। इसको करते हैं इधर सॉल्व, तो 7 49 चर्चों के 16 माइनस 3/2, 16 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा आपका 49 माइनस 8 या 24, तो 49 में 24 घटेगा 25 और नीचे है 16, और आपका बायां तरफ क्या है, बायां तरफ आपका है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे क्या, इस स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा इसका अंडर रूट, तो x माइनस 7/4 स्क्वायर को जब इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस और 25/16 का अंडर रूट, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 5, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक बार करिए क्या, x का मान निकालने के लिए एक बार आप इसको प्लस वाला लीजिए, एक बार माइनस वाला लेना है। ठीक है, माइनस 7/4 इधर लाएंगे तो प्लस 7/4 हो जाएगा, तो x का मान निकालने के लिए एक बार लेंगे प्लस 5/4 प्लस 7/4, और एक बार x का मान निकालने के लिए एक बार माइनस वाला लेंगे। ठीक है, माइनस 5/4 प्लस 7/4, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और आपका x का मान निकल जाएगा, इधर आएगा लघुत्तम आपका 4, 7 5 12, 4 से कटेगा 12 3 बार में, तो इधर आपका x का मान निकल गया 3, इधर आपका x का मान निकल जाएगा, यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए आएगा 4, तो माइनस 5 प्लस 7, तो 7 में 5 घटेगा 2/4, 2 से कटेगा आपका 4 2 बार में, तो दूसरा x का मान आपका निकल गया 1/2। इसी के साथ इसका दोनों मूल निकल गया। बाद बाकी इसमें और भी सवाल बच गए तो इसको आपको खुद से कर लेना है।
कि कैसे इसको करना है, मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए बाकी इसमें रह गए और 3 सवाल। ये तीनों सवाल आपको खुद से ट्राई करने हैं और प्रैक्टिस करना है। स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टेप समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से स्टेप देखिए कि कैसे मैंने किए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये मैंने आपको करवा दिया, चलिए ये वाला सवाल आपको करवाते हैं। सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। बोला गया है समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा होता है समकोण त्रिभुज, किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो मैंने बना लिया समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये बन गया समकोण त्रिभुज। और इसमें क्या बोला गया है कि इसका जो आधार है, आधार, तो आधार इसमें कौन सा होता है? ये वाला इसका आधार होता है, ये आधार हो गया। ठीक है, और ये होता है लंब। जो सीधी भुजा, खड़ी भुजा होती है वो है आपका लंब। तो इसमें आपको बोला क्या गया है? बोला गया है कि इसका जो आधार है, आधार, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई ये वाली है आपकी सीधी वाली, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। तो इसका मतलब अगर हम आधार को x माने तो ऊंचाई हो जाएगा 7 कम, मतलब x माइनस 7। कर्ण का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ये आपका कर्ण होता है। लंब के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, और कर्ण का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। इसका नेमिंग कर देते हैं ABC। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों भुजाओं का मान पूछा है। ठीक है, दोनों भुजा का मान पूछा गया, मतलब लंब और आधार का मान पूछा गया है। कैसे निकालेंगे? आपको पाइथागोरस प्रमेय तो पता होगा ही, तो इसमें यूज करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है? BA, लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पर? AC का स्क्वायर प्लस आधार है आपका BC, कर देंगे BC का स्क्वायर। तो AB आपका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो कर देंगे 13 का स्क्वायर बराबर AC है यहाँ पर x माइनस 7, तो AC का मान रखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC है आपका x, तो x का स्क्वायर करेंगे। आगे करेंगे इसको सॉल्व। 13 का स्क्वायर है मतलब 13 गुना 13 तो हो जाएगा आपका 169 बराबर, यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2a क्या है x है, b क्या है 7 है, मतलब 7 दूनी 14x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण बन जाएगा। सारे टर्म को आपको एक तरफ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दाएं तरफ आपका क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। इसके बाद इस माइनस वाले को यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 14x प्लस इधर क्या है आपका 49, 169 को भी इस तरफ लाएंगे तो माइनस 169 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको कीजिए सॉल्व, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169 करेंगे मतलब छोटे में बड़े को घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर साइन हो जाएगा और आपका बचेगा यहाँ पर 120। तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इधर है आपका 0, तो ठीक है, तो इस 0 को ऐसे लिख देते हैं इधर दाएं तरफ करके। यहाँ देखिए इस द्विघात समीकरण को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x2 को कॉमन निकाल के, तो यहाँ आपका बचेगा 7x माइनस 60। ठीक है, अब 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के नीचे हो जाएगा और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि गुणनखंड विधि से कीजिए, तो आप इसमें सूत्र भी लगा सकते हैं, द्विघाती सूत्र। तो चलिए हम इसको कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। 60 का ऐसा 2 गुणनखंड लेना है जिसका जोड़े और घटाने पे आ जाए 7। तो 60 का ऐसा गुणनखंड कौन कौन सा है? 12 और 5। हम माइनस 12 और प्लस 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 7, और गुना करने पे मिलेगा 60 बराबर का 0। अब कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x माइनस यहाँ बचेगा आपका 12 और प्लस यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब जो जो कॉमन लिए उसको एक साथ लिखेंगे, x प्लस 5 प्लस एक बार x माइनस 12 बराबर का 0। यहाँ से देखिए x का 2 मान निकल के आएगा, एक तो माइनस 5 और दूसरा मान निकल के आएगा आपका 12। तो कभी भी लंबाई आपका माइनस में नहीं हो सकता,
तो आप प्लस वाला यहाँ से मान लेना है, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर क्या निकल गया 12। x किसको माने थे, आधार को, तो आधार का मान निकल गया 12। और लंब का मान निकालने के लिए x के जगह यहाँ पर 12 पुट करेंगे, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। आधार आपका 12 सेंटीमीटर और लंब आपका 5 सेंटीमीटर। और यही दोनों सवाल में पूछा गया था कि दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, दोनों भुजा ज्ञात हो गया, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है लेकिन है छोटा सा, बस आपको इसको पढ़ के समझना है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, कुटीर मतलब कुछ छोटा उद्योग है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। मतलब एक दिन नोटिस किया गया कि प्रत्येक नग की लागत, जो बर्तन बनाया जा रहा है उसका लागत, उसका खर्चा, कितना खर्च आ रहा था, जो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। अच्छा, मतलब एक बर्तन का लागत एक दिन नोटिस किया गया तो क्या पाया गया कि जितना बर्तन उस दिन बनाया गया उसके 2 गुने से 3 अधिक, ठीक है। और फिर देखिए आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। अच्छा, उस दिन जितना बर्तन बनाया गया होगा उसका टोटल खर्च पड़ा उसको 90 रुपया। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको इसमें क्या बताना है कि बर्तन कितना निर्माण किया गया और प्रत्येक नग की लागत कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या x, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। और देखिए प्रत्येक नग की लागत पूछा गया है, तो प्रत्येक नग की लागत के बारे में क्या बताया गया यहाँ पर कि निर्माण किए गए बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत के बारे में बोला गया है कि जितना निर्मित बर्तन है उसके 2 गुने से 3 अधिक। तो निर्मित बर्तन कितना मान लिया, निर्मित बर्तन मैंने माना x, तो x का 2 गुना करेंगे। अब प्लस 3 अधिक बोला गया तो प्लस 3 जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख देते हैं निर्मित बर्तन, ठीक है। निर्मित बर्तन x है और ये लागत हो गया प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग का खर्च। ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ पर बोला गया है कि जितना बर्तन निर्मित किया, निर्मित कितना बर्तन मैंने माना x, उसका बोला है 2 गुना। देखिए बर्तन की संख्या के, निर्मित किए गए बर्तन की संख्या का 2 गुना, तो निर्मित किए गए बर्तन को मैंने माना x, x का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। फिर उससे भी बोला है कि 3 अधिक है तो प्लस यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया प्रत्येक नग की लागत। उसके बाद उस दिन टोटल कुल खर्च कितना पड़ा सारा बर्तन बनाने का, 90 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से एक बर्तन की लागत क्या निकल गया 2x + 3 और बर्तन कितना निर्मित हुआ x, तो टोटल कितना हो जाएगा x × 2x + 3, ठीक है। इस सब मिला के ये हो गया सारे बर्तन का खर्च और इसी का मान यहाँ पर कितना दिया है 90, तो बराबर कर देंगे 90, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। x × 2x, तो 2x² हो जाएगा यहाँ पर आपका, फिर x × 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर का 90। आगे इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, 90 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 2x² + 3x - 90 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करेंगे और x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, अब 3x, अब देखिए यहाँ पर 3x को द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x² का गुणांक और अचर पद को गुना करेंगे, कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। अब 3x को ऐसे लिखना है कि गुना करने के बाद 180 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 3 आ जाए। तो यहाँ पर 180 का एक गुणनखंड लेंगे 15 और एक लेंगे 12, 15 × 12 करने पे 180 आएगा और 15 में 12 घटाने पे 3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 15x - 12x - 90 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा आपका x कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा आपका 2x + 15, यहाँ कॉमन आ जाएगा -6 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस प्लस और 6 से भाग करेंगे 90 में तो हो जाएगा 15 बराबर का 0। तो यहाँ एक हो गया आपका x - 6 और हो गया एक 2x + 15 बराबर 0। यहाँ से x का 2 मान निकल जाएगा, एक तो निकलेगा आपका 6
और एक मान निकल जाएगा आपका 2x बराबर -15, x बराबर -15/2। तो देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या माइनस में तो होगी नहीं, तो ये वाला मान नहीं लेंगे, प्लस में होगा तो x का मान हो जाएगा 6। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी निकल गई? 6। ठीक है, बर्तनों की संख्या कितनी निकल गई? 6। अब देखिए निर्माण लागत भी पूछा गया था, प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की लागत मैंने क्या माना यहाँ पर? 2x + 3। तो x के जगह यहाँ पर 6 पुट करेंगे, x के जगह यहाँ पर मान रखेंगे 6, तो हो जाएगा 2 × 6 + 3, 6 दूना 12, 3 15 रुपया। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी निकल गई? 15 रुपया। तो इसी के साथ ये सवाल भी होता है कंप्लीट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, आसान सा सवाल था, बस आपको इसको पढ़ के थोड़ा सा समझना था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी कुछ नहीं था इसमें। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए आयु संबंधित है। मैंने कल आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी आयु संबंधित सवाल करवाया, वहां पर x और y मानते थे, लेकिन यहाँ पर है ये द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ही चर मानेंगे, x मानेंगे, और ये सवाल भी आपका हो जाएगा सॉल्व। सवाल को पढ़िए एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? वर्तमान आयु ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो मान लेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु, x है, x वर्ष है। ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु पूछा गया था और वर्तमान आयु को मान लिए x वर्ष है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखिए प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है उसके हिसाब से यहाँ पर समीकरण बनाएंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अच्छा, अभी वर्तमान आयु मैंने x माना, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या हो जाएगी? x - 3, x - 3 हो गया। तो 3 वर्ष पूर्व आयु क्या हो गया आपका? x - 3। इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 1/x - 3। ठीक है, उसके बाद बोला है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, 5 वर्ष पश्चात। तो वर्तमान आयु x, 5 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगा? x + 5, और x + 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका? x + 5 का आपका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5। ठीक है, और इसी दोनों के योग किसके बराबर है? यहाँ पर देखिए, इसी दोनों का योग किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। ठीक है, इसी दोनों आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 के बराबर है। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3 के बराबर है। तो कर देंगे 1/3। इसको करेंगे सॉल्व, लेंगे एलसीएम, x - 3 आएगा, x + 5 आएगा बराबर 1/3। अब यहाँ देखिए x - 3 से भाग करेंगे, बचेगा x + 5, x + 5 × 1, तो यहाँ हो जाएगा x + 5, यहाँ हो जाएगा x + 5 से इसको भाग करेंगे, बचेगा x - 3, x - 3 माइनस x - 3 × 1, तो x - 3। यहाँ देखिए गुना करेंगे, क्या हो जाएगा आपको? ऊपर देखिए आपका हो जाएगा x, यहाँ पर बीच में प्लस है तो x + x तो 2x, और फिर 5 में 3 घटेगा आपका, तो हो जाएगा 2। नीचे आपको गुना करना है, x² + 5x - 3x - 15 बराबर 1/3। क्रॉस गुना करेंगे इसको, तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x + 3 दूना 6 बराबर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? x², 5x में 3x घटेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 2x - 15। अब सारे इसको भी उधर लेके चले जाएंगे, क्या बचेगा आपका? x² + 2x, 6 को इधर लेके आएंगे तो -6x, इधर माइनस का 15 है, 6 भी इधर आएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा बराबर का 0। द्विघात समीकरण बन गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2x - 6x तो क्या हो जाएगा? -4x, -15 और -6 क्या हो जाएगा? -21 बराबर का 0। देखिए कैसे करेंगे इसको, अब x², अब 21 गुना x² का गुना 1, तो 21 गुना 1 तो 21। अब इस 21 का 2 ऐसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए, तो लेंगे कौन कौन सा? -7x + 3x - 21 बराबर 0।
कॉमन लेंगे यहाँ पर, x कॉमन आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा 3x - 7 बराबर 0। ठीक है, अब तो आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना आ गया होगा, नहीं तो अगर आपको नहीं आया तो इसमें सूत्र विधि से भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए x का मान निकल जाएगा आपका -3, और इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, x बराबर -3, और यहाँ आपका मान निकल जाएगा 7। तो देखिए आयु कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो हम माइनस वाला मान नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाला। तो वर्तमान आयु मैंने माना था x, और x का मान निकल गया 7, तो रहमान की आयु क्या हो जाएगी 7 वर्ष। ठीक है, सवाल समझ में आपको आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पर एक व्युत्क्रम बोला गया था। ठीक है ना, तो वर्तमान आयु मैंने माना x, उसके बाद बोला था कि 3 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान है x, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा x - 3, और उसका व्युत्क्रम लिखना था, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3। इसी तरह बोला गया था कि 5 वर्ष पश्चात, तो वर्तमान आयु x, तो 5 वर्ष पश्चात x + 5, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 1/x + 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसी दोनों व्युत्क्रम आयु का योग, इस आयु का और इस आयु का योग बोला गया था कि 1/3 के बराबर है, तो दोनों को जोड़ में लिख के बराबर 1/3 कर दिए। आगे इसको सॉल्व किए तो एक द्विघात समीकरण बन गया, ये द्विघात समीकरण को सॉल्व किए तो x का मान निकल गया, और यही उसकी वर्तमान आयु निकल गया। ठीक है, इसी के साथ ये सवाल भी होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए सवाल देखिए, अब पढ़िए इसको। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार सवाल को फिर से ध्यान से ढंग से पढ़िए, तो आपको सवाल समझ में आएगा, तभी आप इसका समीकरण बना पाएंगे। क्या बोला है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 10 है। गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 30 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो मान लेंगे यहाँ पर, माना गणित में शेफाली को x अंक प्राप्त हुए, माना गणित में शेफाली को x अंक मिले। ठीक है, x अंक मिले, शेफाली को गणित में जितने भी अंक मिले होंगे उसको मैंने मान लिया x। ठीक है, अब दोनों गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के 30 नंबर है, दोनों मिला के 30 नंबर है। तो गणित के अंकों को x मान लिए तो अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा, 30 में x को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अंग्रेजी के अंक। ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में शेफाली को कितने अंक मिल जाएंगे अब, 30 घटा x। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी और गणित दोनों मिला के 30 अंक है, तो गणित का x मान लिए तो अंग्रेजी का आपका हो जाएगा 30 - x। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब जो प्रश्न में बोला गया है उसके हिसाब से आगे सॉल्व करेंगे। प्रश्न में देखिए अब क्या बोला गया है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तो गणित के अंक को मैंने कितने माने x, तो 2 अंक अधिक करना है तो प्लस का 2 कर देंगे। उसके बाद देखिए और क्या बोला गया है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी का अंक कितना है 30 - x, तो 30 - x में, और यहाँ पर 3 कम करने बोला जा रहा है तो 3 को कम करेंगे, और तो उनके अंकों का गुणनफल, अच्छा इन दोनों का अब गुणनफल कितना बोला जा रहा है, यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल बोला जा रहा है 210, तो बराबर का 210 कर देंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका गुना करेंगे, x + 2 इंटू, यहाँ पर देखिए 30 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 27 - x बराबर का 210। इसको आगे सॉल्व करेंगे, बन जाएगा द्विघात समीकरण, और आपका यहाँ पर सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है ना, x इंटू 27 करेंगे तो 27x, x इंटू -x करेंगे -x² प्लस 27 × 2 तो 54 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 2 इंटू -x तो -2x बराबर का 210। अब सभी को एक तरफ कर लेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाले को आगे लिख दिए, फिर यहाँ पर 27x - 2x तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 25x, और प्लस में 54 है इधर, और 210 को भी बाईं तरफ ला लेंगे तो माइनस का 210 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 0। तो आपका द्विघात समीकरण बन गया -x² प्लस का 25x, 54 में 210 घटाएंगे, मतलब छोटे में बड़े घटा रहे हैं तो माइनस का साइन लग जाएगा। अब 210 में 54 को घटाइए, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पर 10 में 5 5, 156 बराबर 0। अब देखिए इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा -25x प्लस का 156 बराबर का 0। तो आपका फाइनली क्या बचा, ये बचा आपका द्विघात समीकरण। आपको इसको सॉल्व करने हैं खुद से। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक कर दिए।
चलिए इसी के साथ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपका x का मान निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा तो वो निकल जाएगा आपका गणित का अंक। उसके बाद अंग्रेजी का अंक निकालने के लिए 30 में x का मान घटाना है तो निकल जाएगा अंग्रेजी का अंक। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आपको ये सवाल आगे खुद से सॉल्व करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अच्छा, आयताकार खेत बोला गया है तो सबसे पहले यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, आयताकार खेत बोला है तो एक आयत बना लेते हैं, उसके बाद आगे आपको समझाते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, अच्छा एक विकर्ण बोला है तो विकर्ण भी इसका बना लेते हैं, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखिए ये आयत है, आयत में क्या होता है आपका लंबाई और चौड़ाई, और मैक्सिमम टाइम आपकी जो चौड़ाई होती है वो छोटी होती है लंबाई से। तो बोला गया है यहाँ पर विकर्ण, ये है आपका विकर्ण। विकर्ण लंबी है 60 मीटर, ज़्यादा लंबी है किससे, छोटी भुजा से। तो छोटी भुजा यहाँ पर चौड़ाई है, चौड़ाई को हम यहाँ पर x मानेंगे, तो विकर्ण 60 अधिक है तो x + 60 हो जाएगा आपका विकर्ण। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, अच्छा बड़ी भुजा यहाँ पर क्या है लंबाई है, और लंबाई बोला है कि छोटी से 30 अधिक है, तो आपका लंबाई हो जाएगा x + 30। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, भुजाएं ज्ञात करने बोला है, मतलब खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। तो करेंगे क्या यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन गया, देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज बन गया है आपका। और कैसा त्रिभुज बना, ये समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज क्यों बना, क्योंकि आयत का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये देखिए ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण ये कर्ण का काम करेगा यहाँ पर, और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे और आपका यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकल के आ जाएगा। तो चलिए फटाफट पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ पर कर्ण का मान क्या है x + 60, x + 60 का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर में आपका लंब का स्क्वायर, तो लंब है यहाँ पर चौड़ाई, ये वाला लंब है, और यहाँ इसका मान है x, तो x का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा आधार, x + 30 का करेंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फटाफट से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a + b का होल स्क्वायर है तो करेंगे a स्क्वायर प्लस b, यहाँ पर 60 है, 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा आपका, प्लस में 2ab करेंगे, 2x × 60 हो जाएगा, तो 60 दूनी 120x आ जाएगा। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना तो आता ही होगा, a + b का होल स्क्वायर कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए बराबर के बाद इधर क्या है x स्क्वायर प्लस x + 30 का होल स्क्वायर करेंगे, x + 30 का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b यहाँ पर क्या है 30 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 900 प्लस 2ab, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 60x। अब क्या करेंगे, सभी पदों को एक तरफ लिखेंगे, आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इधर भी x स्क्वायर प्लस में है, इधर भी x स्क्वायर प्लस में है, जब आप इस x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये दोनों आपका कटेगा। तो देखिए आपका उस तरफ क्या बचा, इस तरफ आपका बचा, इस तरफ देखिए आप ध्यान दीजिए क्या बचा आपका, इधर x स्क्वायर प्लस 60x, इस 120x को भी दाएं तरफ लेके जाइए तो -120x आपका हो जाएगा। अब इस 3600 को भी इधर लेके आइए तो -3600 और प्लस 900 इधर पहले से है बराबर का 0, तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इसको और आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर 60x में 120x को घटाएंगे तो -60x मिलेगा, और यहाँ पर -3600 प्लस 900, तो आपका यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर घटाएंगे कितना हो जाएगा 2700। ठीक है, बराबर का 0, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब इसको आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, या तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका यहाँ पर x का मान निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा मतलब आपका चौड़ाई निकल जाएगा। लंबाई निकालने के लिए x का मान में आप यहाँ पर 30 को जोड़ेंगे तो आपका लंबाई निकल जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर लास्ट में द्विघात समीकरण निकाल के इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद से करें और x का मान खुद से निकालें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला सवाल आप पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तब मैं आपको इसमें भी आपका ये द्विघात समीकरण का सवाल है तो द्विघात समीकरण इसमें भी आपका बनेगा। क्या बोला गया, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह इसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर चाल पूछा गया है, तो कितना किलोमीटर दूरी तय किया जा रहा है रेलगाड़ी के द्वारा, 360 किलोमीटर।
और यदि उसका चाल अगर बढ़ा देना 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो 1 घंटा समय कम लेती है। तो रेलगाड़ी की जो एक्चुअल चाल है वो ज्ञात करने बोल रहा है। तो मान लेंगे इसका, माना रेलगाड़ी की चाल x है, ठीक है। पहला चाल क्या मान लेंगे इसमें, माना रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के बाद इसका चाल क्या हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर, 5 किलोमीटर जब चाल इसका बढ़ाएंगे तो इस रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखिए प्रश्न से, अब जो प्रश्न में बोला गया उसकी मदद से यहाँ पर हम समीकरण बनाएंगे, ठीक है। अब चाल, दूरी कितना तय किया जा रहा है, दूरी आपका तय किया जा रहा है यहाँ पर 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर दूरी, एक बार x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक बार x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दोनों चाल से अलग अलग समय लगेगा। क्यों लगेगा अलग अलग समय, क्योंकि x + 5 है, यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाया जा रहा है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा ही, क्या, कौन सी फार्मूला, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटेगा चाल, ठीक है। इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज होने वाला है। तो देखिए पहली बार कितना समय लगेगा उसको, 360 दूरी बटा चाल, x से चाल से चलेगा और इस चाल से इसमें आप 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, और जब x + 5 चाल बढ़ेगा तो इसमें कम समय लगता है। इसका मतलब ये भी समय है, ये भी समय है, और दोनों का अंतर कितना है, 1 है। तो बराबर का कर देंगे यहाँ पर 1, x और x × x + 5 का यहाँ पर एलसीएम आएगा, x × x + 5, x से भाग करेंगे इसको तो x कटेगा, x + 5 × 360, तो यहाँ आ जाएगा 360x, अब प्लस का 0 6 35 के 0 बाकी 3 5 15 3 1800, माइनस इससे x + 5 से इसको भाग करेंगे, x + 5 कटेगा, x × 360, तो यहाँ आ जाएगा 360x माइनस 360x प्लस 360x यहाँ से कटेगा, इधर में बराबर में 1 है तो 1 कर देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, तो क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर x² + 5x गुना 1 तो इतना ही हो जाएगा। अब बराबर में इधर 1800 को इस तरफ लाएंगे तो आपका हो जाएगा -1800, और ये आपका बनेगा द्विघात समीकरण। अब इसको आपको सॉल्व करना है द्विघाती सूत्र से। चलिए एक बार आपको इस सवाल को और थोड़ा ढंग से समझाते हैं। देखिए क्या क्या यहाँ पर हुआ, दूरी, और यदि इस चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा कम समय लेती है। तो हम रेलगाड़ी की चाल मान लिया x है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पे चाल क्या हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा चाल, ठीक है। तो दूरी कितना चलना है, दूरी चलना है 360 किलोमीटर, ये दूरी चलना है। और इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। एक बार ये समय लिख दिए, x चाल से कितना समय लगेगा, 360 बटे x, और सॉरी यहाँ डिग्री नहीं है, ये है आपका 360 किलोमीटर, और x + 5 किलोमीटर के चाल से कितना समय लगेगा, 360 बटे x + 5, और इसी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 घंटे का, तो यहाँ पर बराबर कर दिए 1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व किए तो समीकरण बन गया। अब आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है द्विघाती सूत्र से या तो गुणनखंड विधि से। आपका x का मान निकल के आएगा, तो x किसको माने, रेलगाड़ी की चाल को, तो यहाँ से आपको रेलगाड़ी की चाल पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है आपका, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में समय ज्ञात करें। पूछा गया है कि प्रत्येक नल जो है अलग अलग, छोटे व्यास वाला और बड़े व्यास वाला, अलग अलग से हौज को भरने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर, माना छोटे व्यास वाला नल x घंटे लेता है, ठीक है। छोटे व्यास वाला नल x घंटे लेता है, तो बड़े व्यास वाला नल कितना लेगा आपका, 10 घंटे कम लेगा, ठीक है। बड़े व्यास वाला नल, यहाँ पर बोला गया ना कि बड़े व्यास वाला नल
कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। बड़ा व्यास है, बड़ा पाइप है, बड़ा मुंह वाला पाइप है तो 10 घंटे कम लेगा। तो छोटे व्यास वाले नल का हम टाइम माने x घंटा, तो बड़े वाले नल का टाइम कितना लग जाएगा, x माइनस 10 घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x घंटे में पानी भरता है छोटे नल, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1/x। ठीक है, पूरा पानी भरता है x घंटे में, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया पानी कितना हो जाएगा, 1/x। पूरा भरता है पानी x घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। ठीक है, इसी तरह आपको बड़े नल का मानना है। और दोनों मिल के कितने घंटे में भरता है, 9.3/8 घंटे में भरता है। तो दोनों मिल के 1 घंटे में कितना भरेगा, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरता है, 9.3/8 घंटे में पानी भरता है। दोनों मिल के 9.1/8 घंटे में पानी भरता है। तो दोनों द्वारा 1 घंटे में भरा पानी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/9.3/8। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/9 75 75/8, मतलब नीचे आपका हो जाएगा 75, 8 पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका गुना में हो जाएगा, तो मतलब 8/75 इतना पानी भरेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है 1 घंटा में छोटे नल द्वारा, और ये है 1 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया पानी, और ये है दोनों के द्वारा। तो करेंगे यहाँ पर करेंगे क्या, इस दोनों को जोड़ के बराबर में क्या कर देंगे, 8/75। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर का 8/75। इसको करेंगे सॉल्व, आपका मिलेगा आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है द्विघाती सूत्र से या तो गुणनखंड विधि से। आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि नल द्वारा भरने में कितना कितना टाइम लिया गया। ठीक है, इस घंटा लेता है तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/x भरेगा। पूरा पानी भरता है x घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। ठीक है, इसी का यूज यहाँ पर करना है, तभी आपका ऐसा सवाल सॉल्व होगा। उम्मीद है कि सवाल समझ में आपको आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बोला गया है ना। 2 वर्ग है, उसके क्षेत्रफलों का योग दिया है 468 मीटर स्क्वायर, फिर उसका परिमापों का अंतर दिया है 24 मीटर, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने बोला है। अच्छा, दोनों वर्ग है, उस दोनों वर्ग का भुजा ज्ञात करना है। दिया क्या है, दिया है यहाँ पर क्षेत्रफलों का योग दिया है और परिमापों का अंतर दिया है, तो भुजा ज्ञात करना है। मान लेंगे, माना पहली वर्ग की भुजा x मान लेंगे। ठीक है, पहली वर्ग की भुजा मान लेंगे x मीटर है, दूसरी वर्ग की भुजा मान लेंगे y मीटर। पहले की x मान लेंगे, दूसरी वर्ग की भुजा मानना पड़ेगा y मीटर। ठीक है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वर्ग की भुजा मैंने क्या माना x, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग की, x गुना x, भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग की भुजा मैंने क्या माना है y, तो क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, तो y गुना y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है आपका, यहाँ पर लिखिए प्रश्न से बोला गया है दोनों के क्षेत्रफलों का योग, एक वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर, और दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना बोला गया, 468। ठीक है, तो बराबर में कर देंगे 468। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। आगे देखिए क्या बोला गया है, परिमापों का अंतर 4 मीटर है। अच्छा, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है आपका, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप आपका होता है 4 गुना भुजा। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजा का जोड़।
तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो वर्ग का परिमाप यहाँ पर क्या बनेगा, 4 गुना भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या निकल जाएगा आपका, पहले वर्ग का परिमाप निकल जाएगा आपका 4 गुना x, क्योंकि भुजा x है ना, तो पहले वर्ग का परिमाप 4x। दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कितना है y, तो 4y। और इसी परिमापों का अंतर कितना है, 4x माइनस 4y बराबर, अंतर कितना दिया है, अंतर यहाँ पर देखिए 24 मीटर है, तो बराबर में करेंगे 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 इसमें भी 4 इसमें भी, 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई बराबर का 24। इस 4 से आपका 24 कटेगा 6 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 6। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या, x का मान निकाल लेंगे तो 6 प्लस वाई हो जाएगा, और इसका मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और इस x का मान रख लेंगे हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में, आपका बन जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो यहाँ पर x का मान निकालें 6 प्लस वाई, तो x की जगह यहाँ पर पुट करेंगे 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का हो जाएगा आपका 468। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर, b क्या है y, y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 6 12 y प्लस y का स्क्वायर बराबर का 468। अब देखिए यहाँ पर y स्क्वायर तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, देखिए एक y है, y स्क्वायर एक y स्क्वायर तो 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस इधर है आपका 36, 468 को इधर लाएंगे तो माइनस 468 बराबर का 0। तो यहाँ आपका हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 है, इसका मतलब छोटे में बड़े को घटा रहे हैं, तो साइन आपका हो जाएगा माइनस का। उसके बाद 8 में 6 गया 2, फिर 6 में 3 गया 3, माइनस 432 बराबर 0। इसको और थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कर लेते हैं कॉमन, 6y माइनस 2 दूनी 4 216। ठीक है, तो देखिए 2 उस तरफ जाके 2 खत्म हो जाएगा आपका, तो आपका ये बचेगा द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से कीजिए या तो द्विघाती सूत्र से कीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा y का, आपका y का मान निकल के आएगा तो आपके दूसरे वर्ग की भुजा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, y माने हैं दूसरी वर्ग की भुजा, y का मान निकलेगा दूसरी वर्ग की भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो पहली वर्ग की भुजा निकालने के लिए आपको यहाँ पर मान रख देना है y का, तो दूसरी वर्ग की भी पहली वर्ग की भी भुजा निकल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये सवाल भी होता है कंप्लीट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इस सवाल को नोट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो लेक्चर को फिर से देखिए दोबारा, आपको जरूर समझ में आएगा। इसी के साथ आज इतना ही रहने देते हैं, एंड करते हैं। उम्मीद है कि सारा आपको सवाल समझ में आया होगा, आपको जमकर प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में कल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है। तो